जय हिंद एस्पिरेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और बहुत सारे लोग का ना मैसेज आ रहा है, तो मतलब उन लोगों को क्या है, ये प्रेशर है कि हम लोग पढ़ाई में पीछे छूट रहे हैं क्या, एंग्जाइटी एंड ऑल। तो मेरा एक जनरल सा सजेशन रहेगा कि प्रोसीजर ज़रूर फॉलो करें, है ना। तो उससे आपको एंग्जाइटी भी नहीं होगी, प्रेशर भी नहीं होगा। तो प्रोसीजर क्या है, हमेशा एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें, वो है सिलेबस कंप्लीट करने पे, ठीक है। और आपको अभी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, आप बस अगर कंटिन्यूएशन में 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है आपका टेस्ट आप देते रहिएगा जो जो कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। मैं अपने साइड से भी, जैसे मैंने आज मेंशन किया था, संडे को एक टेस्ट डिज़ाइन करता हूँ जिसमें हम लोग एंशिएंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जैसे ही मिडीवल का होगा तो फिर मिडीवल का। तो जितना मटेरियल है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग के जितने भी सजेशन आ रहे हैं वो भी मैं मतलब उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। जैसे एक सजेशन आया था सोशियोलॉजी और फिलॉसफी पे भी, उस पर भी काम चल रहा है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हो सकता है मैं वीकेंड में बैक टू बैक 2 दिन में जितना हो सकता है उतना कंप्लीट किया जाए, क्योंकि सोशियोलॉजी उतना बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, है ना। 50 मार्क्स का आता है। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था यूपीएससी में, मैं 2 बार यूपीएससी लिखा हूँ, तो एक अथॉरिटी तो रखता ही हूँ कि आपके लिए वो कंप्लीट करा दूँ। फ़िलॉसफ़ी में बहुत सारा पार्ट आप लोग को आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे जैनिज़्म बुद्धिज़्म आपने पढ़ लिया है, गीता दर्शन आप सुनते ही हो, है ना। तो वो भी उतना इशू नहीं है। आप लोग फंसते हो उसमें वेस्टर्न पार्ट में, तो वेस्टर्न वाला भी कर लेंगे अपन, ठीक है। पेपर 7 के लिए भी आप निश्चिंत रहिए। जितना मतलब आप प्रेशर लोगे ना, उतनी ही आपकी एफिशिएंसी कम होगी। तो आप वो चीज़ पे फोकस करिए जो आप कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है बिफोर मैं स्टार्ट करूँ चैप्टर, वो था कि सर प्रीलिम्स या मेंस करें, या कुछ प्रीलिम्स मेंस नहीं है, दोनों सेम ही है ना। आपको एटलीस्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, दोनों का, इंडिया और छत्तीसगढ़ का, पॉलिटी जिसमें छत्तीसगढ़ से पंचायती राज म्यूनसिपल ये सब, और इकोनॉमी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करके रखनी है। आर्ट एंड कल्चर भी है बट छोटा पोर्शन है। और छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल कल्चर है, इतने को कोशिश करनी है कंप्लीट करने का। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, आपका पेपर 3 कंप्लीट हो जा रहा है। पेपर 4 में आपका इन्वायरमेंट वाला करना है आपको। पेपर 5 कंप्लीट हो जा रहा है। पेपर 6 में आपका दर्शन हो जा रहा है, ठीक है। और पेपर 6 का पार्ट 3 भी हो जा रहा है। तो काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो जा रहा है। छोटे छोटे पोर्शन बचेंगे, वो आप हम लोग करेंगे अभी आने वाले दिनों में, ठीक है। बस आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करते चलिए। कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आपने पढ़ा है वहीं से ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी प्रीलिम्स में जो कई लोग टेंशन लेते हैं ना कि पूरा बनाना है, देखिए पेपर अगर टफ़ आया ना तो सबके लिए टफ़ आएगा, ठीक है। और अगर आपने प्रोसीजर फॉलो किया है, मतलब सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आप उतना तो बना ही लोगे जितने में क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। एनीवेज चलिए, बाकी बातें करते रहेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी, जैसे मैंने बताया। तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जा रहा है आपका, सल्तनत वाला भी। उसके बाद मैं मुग़ल का भी देख रहा था, उसका भी मैं जब बना रहा था प्रेजेंटेशन, तो मुग़ल और ये जो दिल्ली सल्तनत है काफ़ी टाइम लेने वाले हैं। बट मेरा लेक्चर आप सुन लेंगे ना और क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई हाँ हो गया है, मतलब निश्चिंत रहेंगे। तो खिलजी डायनेस्टी है ना, उसके बारे में हमें क्या क्या पूछता है बार बार, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो ये मूवी है खिलजी नामक, उसका आपको टीज़र पता चल जाए। तो मोस्टली पूछा जाता है खिलजी के बारे में कि ये इसके जो मार्केट रिफॉर्म है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है ना। जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, उसने जो मार्केट रिफॉर्म लाए थे उसके बारे में। उसके बाद इसका मिलिट्री जो मैनेजमेंट था उसके बारे में पूछा जाता है। तीसरा आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर में वैसे कम ही है, इसका जो विजय अभियान है ना। इसने क्या किया था, नॉर्थ में जो रणथंभौर है, गुजरात है, आपने बहुत फेमस जो पद्मावती सुना है ना, उसके लिए बहुत फेमस है। तो यही सारे फैक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो हम उसी ओरिएंटेशन के साथ पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स के लिए जो कुछ फैक्ट रहते हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा, आप याद रखेंगे। इसका टेलीग्राम हमेशा की तरह आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तो खिलजी वंश का जो नींव किसने रखी थी, आपने देखा था फ़िरोज़ खिलजी नाम था, जिसका पूरा नाम फिर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी हुआ, ठीक है। इसने 1290 में रखा। और ये डायनेस्टी है जिसने सबसे कम टाइम के लिए सबसे कम रूल किया। 30 साल बस इसने रूल किया है, ठीक है। कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए। बाकी डायनेस्टी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। आपका तुगलक वंश भी काफ़ी हद तक लंबा रूल किया।
स्लेव डायनेस्टी तो है ही, तो जो टोटल 320 साल जो बोल रहे हैं ना, जो इन्होंने रूल किया है स्लेव डायनेस्टी, ये दिल्ली सल्तनत ने, उनमें सबसे कम 30 साल रूल किया है खिलजी डायनेस्टी ने। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तब बना लेंगे। इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से थे? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह खिलजी थे। इन दोनों का रिलेवेंस कम है, अलाउद्दीन खिलजी ही इस पिक्चर के मेन हीरो हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? इन्होंने क्या किया था, जो मंगोल का आक्रमण हुआ था ना नॉर्थ वेस्ट साइड से, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा था, उसको सप्रेस किया है ना। और दक्षिण भारत में भी इनका विस्तार हुआ। जब मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी भेजता है आपके वारंगल विजय के लिए, आपका मदुरई विजय के लिए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ परिचय। तो इस वंश का जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। राजधानी इसने किलाखरी को बनाया, ये दिल्ली में ही जगह है। ठीक है, नाम बस किलाखरी है, तो अगर अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आप बना पाओगे। प्रमुख शासक अगेन रिपीट हो रहा है, शासनकाल 1290 से 1320 के बीच। और ये भी अपने आप को इलबारी वंश, मतलब जो एक ट्राइब है उसका मानते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो रूल किया वो था तुगलक वंश, तो ये बाद में आएगा। इसको थोड़ा रेड करते हैं। चलिए, तो अब आते हैं खिलजी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो खिलजियों की पृष्ठभूमि आप जैसे देखेंगे, खिलजी मूल रूप से दिल्ली के इलबरी वंश के शासकों के अधीन थे, मतलब जो गुलाम वंश के अधीन थे। फिर जैसे जैसे उनका पतन हुआ, आपके कैकुबाद आ गया। कैकुबाद कौन? आपके लास्ट बलबन के बेटे है ना, कैकुबाद। तो जैसे वही वीक रूलर आए आपके गुलाम वंश के, फिर इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। मलिक फ़िरोज़ ने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया और 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, सब इसके पहले क्या था? ये मलिक फ़िरोज़ जो था, या फिर जलालुद्दीन जो खिलजी था, वो अर्ज़ ए ममालिक था। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सैनिक डिपार्टमेंट, उसका मुखिया था, है ना। कैकुबाद जब राजा था आपका गुलाम वंश का, उस टाइम ये उसके सैन्याध्यक्ष था, बोलना आसान है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है, क्योंकि पहला गुलाम वंश था, दूसरे बाद खिलजी आए। और साहित्यिक अनुकूलन, तो इन्होंने क्या किया, खिलजियों ने खुरासान की संस्कृति को अपनाया। तो प्रश्न आता है, सर ये खुरासान की संस्कृति क्या है? तो फारस और तुर्क का जो एरिया है मध्य एशिया में, उनकी संस्कृति जो है, जिस टाइप के कल्चर हैं, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने अफ़गान परंपराओं को अपनाया, है ना। गजनवी से सामाजिक रीति रिवाजों को अपना लिया, मतलब जो गजनी एरिया था, वहाँ की रीति रिवाजों को इन्होंने अपनाया। अब आते हैं खिलजी की क्रांति, है ना। तो इसने क्या किया था, ये जो खिलजियों की जो का उदय हुआ, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। तो खिलजियों का उदय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नए चरण का प्रतीक था, जिसे अक्सर खिलजी क्रांति कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया तो, है ना। तो क्या थे इसके दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर? पहला तो ये था जाति एकाधिकार का टूटना, क्योंकि जब आपके गुलाम वंश शासन कर रहे थे ना, तो इन्होंने क्या किया था, तुर्क शासकों को बढ़ावा दिया था, और जो गैर तुर्क थे उनके साथ बहुत भेदभाव की नीति अपनाई गई। और खिलजियों ने साबित किया कि शक्ति और क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति नियंत्रण हासिल कर सकता है। तो जब ये जलालुद्दीन खिलजी राजा बने, तो इस बात का प्रूव होता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुर्क ही राजा बने। अगर किसी में काबिलियत है तो वो भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता है। दूसरा था, इन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक दरबार बनाया, मतलब मल्टी कल्चरल दरबार इन्होंने बनाया, और अरबी विद्वानों को जगह दी, भारतीय प्रशासकों को भी शासन में जगह दिया, फारसी मूल के जो अधिकारी थे उनको भी जगह दिया, तुर्क के जो सैन्य कमांडर थे उनको भी इन्होंने जगह दिया। तो इनकी विविध पृष्ठभूमि ने समावेशी शासन का, मतलब एक इंक्लूसिव था, है ना, समावेशी था। सारे जो वर्ग थे, सारी जो संस्कृति थी, उन सबको इनके दरबार में जगह दी गई। अब आते हैं जलालुद्दीन, थोड़ा सा एक बस पढ़ेंगे, ज़्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का जो टाइमलाइन था, इसने क्या किया, 1290 से 1296 के बीच रूल किया। तो सत्ता का जो आगमन हुआ काफ़ी, मतलब वृद्ध हो गया था। वो 70 साल की उम्र में शासन में आया, 6 साल तक शासन किया, और बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठे वो, है ना। बलबन के अधीनस्थ के रूप में सेवा कर चुके थे पहले से ही, इसलिए वो बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठे। और इनकी पॉलिसी क्या थी? समझौते की नीति,
ये आप देखोगे कि इन्होंने जो मंगोल के थे उनसे भी समझौता किया। बलबन का जो भतीजा था मलिक छज्जू को करा का गवर्नर नियुक्त किया, है ना। बाद में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया तो हटा दिया, लेकिन इसने क्या किया, एक समझौते की नीति। तो मंगोलों के साथ, अमीरों के साथ, अमीर कौन थे, जो एक रईस या फिर जो हैसियत वाले लोग थे गुलाम वंश के, गुलाम डायनेस्टी के टाइम दरबार में, उनके साथ इन्होंने समझौते की नीति अपनाई। और शासन दर्शन, इनका एक दर्शन था कि दया, प्रेम और उदारता के साथ शासन किया। और एक इनका कथन है, हो सकता है आजकल CGPSC में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बोलता था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मैं मुसलमानों का खून बहाने का आदी नहीं हूँ। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है, फिर नीचे बोल सकता है अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, है ना। तो आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का ये स्टेटमेंट था कि मैं खून नहीं बहा सकता मुसलमानों का। अब जलालुद्दीन के प्रमुख अभियान थे वो याद रखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मंगोल अभियान। जैसे बार बार हमने जो गुलाम वंश था उसमें भी पढ़ा कि मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था। सबसे पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था किसके टाइम हुआ था, आप याद कर पा रहे होंगे तो इल्तुतमिश के टाइम, है ना। इल्तुतमिश। मलिक छज्जू का विद्रोह तो मैंने बताया ही आपको कि जो भतीजा था इसका बलबन का, तो वो उसको पहले गवर्नर बनाए, जब उसने विद्रोह किया तो उसको हटा दिए। और वहाँ पे क्या किए, जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू को माफ़ कर दिया, अपने दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को नया गवर्नर नियुक्त किया, किसका, करा का, है ना। उसके बाद मंगोल आक्रमण हुए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि नए मुसलमान क्या है, ये अगर प्रश्न आएगा तो आपको समझना होगा कि कौन है ये। तो 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया दिल्ली में। खिलजियों ने मंगोल सेना को हराया। जलालुद्दीन ने आक्रमणकारियों को माफ़ कर दिया और मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार किया और दिल्ली के आसपास बस गए। ठीक है, तो एक फैक्ट याद रखिएगा जो कि जब मंगोल हार गए, जलालुद्दीन के फ़ौज से जब मंगोल हार गए तो उसके आसपास ही बस गए और वही फिर उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया और नए मुसलमान के रूप में जाने गए। ठीक है, तो अगर ये फैक्ट पूछता है 2 नंबर में आता है तो भी आप याद रखेंगे कि जो मंगोल इस्लाम धर्म को अपना लिए गए वही नए मुसलमान कहलाए। उसके बाद ये जो था इम्पोर्टेंट, आप देखेंगे बाद में कि रणथंबोर का अभियान, है ना। तो ये बाद में अलाउद्दीन ने भी ये अभियान लिया था, बट इसके टाइम क्या हुआ कि 1290 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। किले की मजबूत स्थिति को देखकर विजय की इच्छा छोड़ दी और एक डायलॉग दिया कि एक मुस्लिम की ढाल को भी ऐसे 10 किलो से अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट इग्नोर मारिए। अब आते हैं इसकी उल्लेखनीय घटनाएं क्या है, इसको इग्नोर मारिए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, एक फैक्ट था मैंने डाल दिया है। मेन आते हैं हम लोग कहाँ पे अलाउद्दीन की एंट्री होती है। तो देवगिरी अभियान और जलालुद्दीन की मृत्यु इसी टाइम हुआ था। तो अनाधिकृत देवगिरी अभियान, भिलसा अभियान के दौरान अलाउद्दीन को देवगिरी की संपत्ति का पता चला। सुल्तान की अनुमति के बिना उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए उसने क्या बोला, अनाधिकृत देवगिरी अभियान, क्योंकि सुल्तान का अप्रूवल नहीं था। तो देवगिरी में आक्रमण किया तो वहाँ पे शासक कौन था, रामचंद्र देव, उसको हराया और उससे धन प्राप्त किया और उसे विवश किया कि आप एनुअल टैक्स दोगे आप, है ना। फिर इसी खुशी में क्या हुआ, वो जलालुद्दीन को मिलने बुलाता है, कहाँ पे, करा में। ठीक है, और वहाँ पे विश्वासघात करके सुल्तान की हत्या कर देता है। आप लोगों ने पद्मावत देखा होगा ना, तो ये सीन का जिक्र है वहाँ पे, है ना, कि वो विजय के बाद अपने विजय के बाद बुलाता है, या फिर मान के चलिए जलालुद्दीन उसे मिलने जाता है और वहीं धोखे से उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या के बाद उसकी पत्नी मल्लिका जहाँ ने अपने छोटे बेटे कद्र खां को रकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठाया। अलाउद्दीन दिल्ली की ओर बढ़े और दक्षिणी विजयों से प्राप्त धन का वितरण करके अपना समर्थन आकर्षित किया और सिंहासन पर काबिज हुआ, है ना। तो जितना भी धन प्राप्त था उसने क्या किया, बाकी लोगों को अपने कंट्रोल में लिया, अपने फेवर में लिया, और ये जो उत्तराधिकार का संकट था ना, तो वो उसका समाधान हो गया, वो खुद राजा बन गया। ठीक है, दामाद और भतीजा तो था ही, तो थोड़ी अथॉरिटी तो रखता ही था। अब आते हैं थोड़ा सा, हाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, टाइटल से प्रश्न आता है, जैसे हमने देखा। तो उसके बचपन का नाम था अली गुर शाह और उसका जो उपनाम था, एक तो अपने आप को द्वितीय सिकंदर बोलता था या फिर सिकंदर ईसानी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप कहीं लिख के रखेंगे।
पूर्व पद क्या था? करा का गवर्नर था, है ना? यहाँ पे करा लिख देता हूँ, खड़ा हो गए थे। करा का गवर्नर था। और राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। बलबन ने जो लाल महल बनाया था दिल्ली में, वहाँ पे इसने अपना राज्य अभिषेक कराया था, ठीक है। और इसकी विशेषताएं जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसने लगभग 20 साल तक शासन किया। सबसे शक्तिशाली शासक था दिल्ली खिलजी वंश का। और इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी कि सिकंदर महान की भांति विश्व विजय की इच्छा रखने वाला था। अपने जो वो है शासन है उसको केंद्रीकृत कर रखा था, सेंट्रलाइज साम्राज्य था। और सैन्य अभियानों के माध्यम से क्षेत्रीय विस्तार किया। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे इसने नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तरी पश्चिमी दिशा में और साउथ में कैसे अपना एक्सपांशन किया। दक्षिण भारत में भी इस्लाम का प्रसार किया। तो ये सारे फैक्ट आप देखोगे तो आपकी स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में अपना विस्तार किया। तो ये है अपने खिलजी। अब इसका राजत्व का सिद्धांत क्या था? ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत था ना ही बलबन की तरह बहुत सख्त था और ना ही जलालुद्दीन की तरह उदार था। ये कुछ मतलब मध्यम मार्ग अपनाता था। ना ही ये बलबन की तरह दैवीय अधिकार पे बिलीव करता था, ना ही जलालुद्दीन की तरह उतना उदार था। इसकी कुछ विशेषताएं थी कि योग्यता के आधार पर शासन। जैसे आपने देखा ना कि बलबन क्या करता था, बहुत ज़्यादा बिलीव करता था कि भाई जो कुलीन लोग हैं उनको हम लोग शासन में डालें। तो इसका था कि अगर किसी की योग्यता है तो उसको हम लोग शासन में रखेंगे। खिलाफत से स्वतंत्रता, तो जो खलीफा है ना, उसकी मान्यता मतलब वैधता नहीं मांगी। जैसे खलीफा ने क्या किया था, इल्तुतमिश को अपॉइंट किया था ना कि भाई आप सुल्तान हो करके, तो इसने उसकी मान्यता मिले चाहे ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसका कहना था। और व्यवहारिक शासन, तो व्यवहारिक शासन के पीछे एक स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता कि शरीयत में मेरे कार्यों को स्वीकार करेगी या नहीं, या न्याय के दिन मेरे साथ क्या होगा। मैं वही आदेश देता हूँ जो राज्य और उनके हितों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो वही था कि ये ज़्यादा ना धार्मिक नीतियों को मानने वाला नहीं था, ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे फॉलो करता था, है ना। इसीलिए इसने क्या किया, उलेमा जो लोग थे, उलेमा मतलब यहाँ पे देखिए, इन्होंने उलेमा को प्रशासन से दूर रखा। जो लोग धार्मिक ज्ञान देते थे ना या फिर धार्मिक कर्म कांडों में लगे रहते थे, उनको प्रशासन में लागू नहीं किया। उसका कहना था कि मैं अपना प्रशासन ऐसे चलाऊंगा जो कि नीतिगत हो, जो कि राज्य के हित में हो। धार्मिक जो वो हैं कर्म कांड है या फिर मान्यताओं को लेके अपना राज्य नहीं चला सकता। अब इसके टाइम में कुछ विद्रोह हुए थे। एक तो है नए मुसलमानों का विद्रोह। तो नए मुसलमानों का विद्रोह क्यों हुआ? नए मुसलमान जो कौन है, वही मंगोल जो हार गए थे और वो दिल्ली के आसपास सेटल हो गए थे। तो इन लोग क्या थे, चाहते थे कि जो अलाउद्दीन है वो थोड़ा खलीफा के हिसाब से चले, है ना। लेकिन जो भी इसके एक्सपेरिमेंट थे अलाउद्दीन के या फिर जो नई नई नीतियाँ थी उसके अगेंस्ट थे नए मुसलमान, और उन्होंने विद्रोह किया, बट वो विद्रोह इन्होंने दबा दिया था। और ये दो उसके भतीजे थे, अकद खां, मंगू खां, ठीक है। तो दोनों ही भतीजे थे। तो दोनों का ही एक ही असंतोष था कि दोनों को वो प्रिविलेज नहीं मिला। अलाउद्दीन को सेट करने में इन दोनों ने बहुत मदद की थी इसके साम्राज्य विस्तार में, लेकिन अलाउद्दीन ने ना उसको उतना वेटेज नहीं दिया, उतनी क्या बोलते हैं सम्मान नहीं दिया। तो इन्होंने विद्रोह किया। और देखिए अकद खान ने तो उसकी हत्या का वो भी किया था, प्लान भी किया था। और ये लोग भी थे, इन लोग मलिक उमर और हाजी मौला, ये दोनों भी अलाउद्दीन को सपोर्ट किए थे उसको राजा बनाने में। लेकिन जब इनको भी क्या बोलते हैं नेगलेक्ट किया गया तो फिर इन्होंने भी विद्रोह किया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको नहीं भी देखोगे तो चलेगा। विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन के उपाय, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसने किस टाइप से अपना राजकाज चलाया। तो पहला तो इसने क्या किया था, खुफिया नेटवर्क, जासूस तैनात किए थे सब जगह। उसके बाद शराब पीने, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपको ये फैक्ट पूछा जा सकता था, है ना, या फिर स्टेटमेंट में दे सकता है। क्योंकि त्यौहार और शराब पीने होते हैं तो क्या होता है, गेट टुगेदर होता है, फिर वहाँ पे आपके रीयूनियन होता है, लोग प्लानिंग बनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं। तो उसने शराब पीना, जुआ खेलने पे प्रतिबंध लगा दिया था। तीसरा था सामाजिक प्रतिबंध। तो ये जो कुलीन लोग थे, मतलब अमीर लोग जो भोज आमंत्रित करते थे ना, तो सुल्तान के बिना आप नहीं कर सकते, और ना ही आप वैवाहिक संबंध मतलब बना सकते हैं। क्योंकि फिर से क्या होगा, वैवाहिक दो कुलीन लोगों के यहाँ वैवाहिक संबंध बने, उठना बैठना होगा, फिर ये लोग षड्यंत्र करेंगे। तो इसने पूरा प्रिकॉशन लिया कि भाई ऐसा कुछ भी षड्यंत्र ना हो। और लास्ट था धन जब्ती। तो जिन लोग पास
ज़्यादा धन था ना, जिन लोगों को इनाम में मिल्कियत मिला हुआ था, सबको उसने जब्त कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ कि जब पैसे ही नहीं होंगे तो विद्रोह कहाँ से होगा। तो जो भी चीज़ें विद्रोह करा सकती थी उन सब के लिए उसने ये 4 स्टेप उठाए। आप इसको याद कर सकते हैं। अलाउद्दीन के सैन्य सुधार, ये एक क्वेश्चन बनता है मेंस का, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि अलाउद्दीन ने क्या किए। अलाउद्दीन की विजय की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और उसके निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए एक सुव्यवस्थित सेना आवश्यक थी। उन्होंने सैन्य संगठन में विशेष रुचि ली। तो क्या क्या इंप्रूवमेंट लाए। पहला तो स्थायी सेना बनाने वाला है ना, तो स्थायी सेना रखने वाला पहला था अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने दिल्ली में एक बड़ी और शक्तिशाली स्थायी सेना स्थापित की। सैनिकों की भर्ती अर्ज़ मुमालिक के द्वारा की जाती थी, मतलब जो युद्ध का मंत्री थी या युद्ध का मंत्री था या फिर जो आर्मी का हेड था उसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, और इसने क्यों किया स्थायी सेना, अगर आपको याद होगा तो मंगोल के लगातार जो आक्रमण हो रहे थे उससे दिल्ली को बचाने के लिए इसने स्थायी सेना रखी। ठीक है, दूसरा था उनको वेतन जो था नगद में देता था। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ना तो उसको ज़मीन देना पड़ता था, अदरवाइज़ वो इक्ता सिस्टम में क्या हुआ, इक्ता सिस्टम में ये इल्तुतमिश ने ज़मीन ही दे दी कि भाई आप ये ज़मीन रखो और आप हमें सैनिक वो दो, सर्विस दो। उस वाले केस में कोई भी जो इक्तेदार था वो तो इंडिपेंडेंट हो सकता था, वो तो खुद ही टैक्स कलेक्ट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया, बोला भाई तुम सर्विस करो, हम आपको नगद में पैसे देंगे। ठीक है, अलाउद्दीन भूमि अनुदान के बजाय सैनिकों को नगद भुगतान करने वाले पहले सुल्तान बने। तो एक फैक्ट बनता है कि नगद में पहला वेतन कौन दिया, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा था सैनिकों की श्रेणी बनाई उसने। उसने क्या किया, उन्होंने जाति या नस्ल के बजाय क्षमता के आधार पर सैनिकों की भर्ती की। जैसे हमने ऊपर में पढ़ा, जो बलबन था ये मानता था कि भाई कुछ अच्छे कुलीन वर्ग हैं, है ना, और जब भी मैं किसी अकुलीन वर्ग के लोग को देखता हूँ तो मेरे हाथ ऑटोमेटिकली तलवार पे चले जाते हैं, इस टाइप का उसका स्टेटमेंट था। तो बहुत ज़्यादा भेदभाव करता था। लेकिन बलबन ये अलाउद्दीन के टाइम में ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन ने क्या किया, क्षमता के हिसाब से सैनिकों की भर्ती की। और ये एक वर्ड आता है ना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि एक घोड़े वाले सैनिक को बोला उसने एक अस्पा, 2 घोड़े वाले को बोला 2 अस्पा। ठीक है, और सेना 3 टाइप के थे, एक थे पैदल, घुड़सवार और हाथी वाले, जो हम लोग कितनी बार से पढ़ते आ रहे हैं, इसी 3 टाइप के थे। एक और प्रणाली थी जो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में जिससे अच्छा नंबर मिलेगा, वो है दाग और हुलिया प्रणाली। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या करते थे, ब्रांडिंग करते थे। जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे ना उनको ब्रांडिंग, दाग मतलब करते थे। दूसरा था हुलिया, तो जो सैनिक के जो वो है फेस स्ट्रक्चर है, सैनिकों के वर्णात्मक रोल को लिखा जाता था। अदरवाइज़ क्या होता था, मान लो युद्ध का समय आया तो जिस सैनिक को मैंने प्रशिक्षित किया वो छोड़ के वो क्या किया, पड़ोसी को भेज दिया पैसे देके कि तू भाई मेरे जगह युद्ध में लड़ा, या फिर अपने दास को भेज दिया। ठीक है, तो इन सब को बचने के लिए इसने क्या किया, दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की, जिससे कि धोखाधड़ी मतलब से धोखाधड़ी से बचाव हो सके। अगर कोई डुप्लीकेट भेजेगा तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि कैसा उसका वो है, सैनिक का वर्णन है वो डिस्क्राइब था। गुणवत्तापूर्ण घोड़ों की नस्ल को बनाए रखने के लिए पयागाह विभाग बनाया, मतलब वही घोड़ों के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस डायनेस्टी के किस किंग ने कौन सा विभाग शुरू किया था। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं अर्ज़ ए मुमालिक। अर्ज़ ए मुमालिक मतलब युद्ध वाला, तो किसने बनाया था आपका, बलबन ने। ठीक है, जस्ट मैं रिवीजन भी करते जा रहा हूँ आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार। तो इसने क्या किया था, सैनिकों को तो ये पैसे किस में देता था, कैश में देता था। लेकिन कैश में दे दिए और इधर इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब महंगाई बढ़ गई। तो क्या सैनिक जो पैसा देता था, वेतन देता था, उससे अपना घर चला पाएगा क्या, नहीं चला पाएगा। ऊपर से ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन कम सैलरी देता था, है ना। लेकिन कम सैलरी के बाद भी सैनिक संतुष्ट थे, क्यों, क्योंकि उसने मार्केट पे कंट्रोल बना रखा था। वो क्या करता था, सब चीज़ों की जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनके प्राइस को कंट्रोल करके रखता था। तो जो अवेलेबल सैलरी है उससे सैनिकों का पेट भर जाता था, और अलाउद्दीन को भी कम पैसे खर्च करने पड़ते थे अपने सैनिक को मेंटेन करने में। ठीक है, तो एक अलग ही स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसके चलते वो इतनी बड़ी सेना को संभाल पाया। तो पहला क्या है, बाजार प्रणाली। अलाउद्दीन पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने वित्तीय और
राजस्व सुधारों में विशेष रुचि ली। पहला क्या किया, बाजार पर नियंत्रण बनाया। तो बाजार नियंत्रण की प्रणाली चित्तौड़ विजय के बाद लागू की गई, दिल्ली के पहले सुल्तान द्वारा अपनाई गई। और आज की जो पीडीएस सिस्टम है ना, पीडीएस सिस्टम में क्या होता है, मूल्य को कंट्रोल करते हैं कि भाई आपको 10 रुपये में चावल देना है, 1 रुपये में चावल देना है। तो इसीलिए आज की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, उसके समान तो किसने शुरू किया पीडीएस सिस्टम बोलेंगे मध्यकालीन में, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, 3 प्रकार के बाज़ार बनाए, एक कपड़े का बाज़ार, एक अनाज का बाज़ार और तीसरा जहाँ पे घोड़े और गुलाम बेचे जाते थे। ठीक है, तो अनाज वाले को गल्ला मंडी बोले हैं, कपड़ा वाले को सराय अदल बोला गया, और घोड़ा और पशु बाज़ार जो था वो घोड़े सीधे सैन्य विभाग को बेचे जाते थे, मतलब कोई बिचौलिया नहीं होता था। ठीक है, ये व्यापार, अनाज व्यापार के लिए, और सब। अब क्या हुआ, बाज़ारों पे कंट्रोल भी तो करना है ना, तो इसने अधिकारी नियुक्त किए। तो जो मुख्य अधिकारी था उसको बोलते थे दीवानी रियासत। ठीक है, ये वाणिज्य अधिकारी होता था, वाणिज्य अधिकारी। और उसके नीचे जो शाहना ए मंडी, उसको बोलते हैं बाज़ार निरीक्षक, है ना, मार्केट इंस्पेक्टर टाइप का। और बरीद, जो कि जासूसी करते थे, कहीं पे कुछ दाल में काला कुछ तो है नहीं, है ना, तो वो डायरेक्टली फिर आपके सुल्तान तक जाती थी खबर। कुछ व्यापारी नीतियाँ अपनाई, ये आप नहीं जोड़ेंगे तो भी चलेगा, बट एक ये है जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया, है ना। जमाखोरी होगा क्या होगा, प्राइस फिर से बढ़ेगा। कोई जो है किसी सामान की जमाखोरी कर लेगा, अपने पास रख लेगा, तो मार्केट में शॉर्टेज होगा, है ना। तो इन सब पे उसने प्रतिबंध लगाया और बहुत हार्श सज़ा डिक्लेयर की कि अगर कोई पाया गया जमाखोरी करते हुए तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। बंजारा और व्यापारियों द्वारा अनाज का परिवहन करवाया गया, राज्य के गोदामों में अनाज संग्रहण किया गया, और अमीर मुल्तानी व्यापारियों को ऋण प्रदान किया गया। तो व्यापार की कुछ नीतियाँ थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ये बाजार नियंत्रण प्रणाली, 3 प्रकार के बाजार और प्रशासन, इतना लिखेंगे काफ़ी है। और वो क्या था, जमाबंदी को बैन कराया। अब आते हैं अलाउद्दीन के भूमि राजस्व प्रणाली क्या थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या क्या रिफॉर्म करवाया उसने। ठीक है, तो सबसे पहले तो भूमि का माप करवाया, और उसके लिए उसने एक इकाई घोषित करी, उसको बोला उसने 20वां। तो 20वां मतलब क्या होता है, 1 बीघा का 20वां भाग को उसने एक इकाई की तरह माना, है ना, 1 यूनिट माना। तो अलाउद्दीन भारत में पहले मध्यकालीन मुस्लिम शासक थे जिन्होंने कृषि भूमि को व्यवस्थित रूप से मापा, और उसके लिए उन्होंने 20वां को मापन इकाई बनाई। 20वां मतलब 1/20वां भाग किसका, बीघा का। उसके बाद क्या हुआ, राजस्व दर जो था इसने 50% कर दिया। ठीक है, जो पहले 1/3 हुआ करता था उसको इसने कर दिया 50%। अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में वसूला। दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे अधिक कर इसी टाइम था। ठीक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करा था, लेकिन उसको वापस लेना पड़ा क्योंकि उस टाइम अकाल ही पड़ गया। तो वो हम उसके एक्सपेरिमेंट के पार्ट में पढ़ेंगे। भूमि राजस्व उपज के अनुसार निर्धारित किया जाता था और नगद में वसूला जाता था। ठीक है, सीधा कैश में वसूला जाता था, सारा खेल कैश का था। अतिरिक्त कर क्या थे, उसने 2 टाइप के कर उसने इंट्रोड्यूस किए। एक तो था घरी, जो होता है घरों पे, और दूसरा था चरी, मतलब जो दुधारू पशु थे उन पे एक कर लगाया गया। तो ये 2 कर थे। उन्होंने गैर मुस्लिमों से जजिया, ठीक है, और ये जो मुस्लिम थे उनसे जक़ात। जक़ात क्या होता है, एक धार्मिक कर टाइप का, है ना। तो मुस्लिम लोग थे, उनको जो धार्मिक कर था उसको जक़ात बोलते हैं, एक टाइप का कंट्रीब्यूशन, है ना। तो धार्मिक कर भी वसूला। तो आप अतिरिक्त कर में इन दोनों को और ये 2 को ऐड करेंगे। घरी चरी याद रखेंगे, सिंपल है। और दूसरा था जजिया जक़ात। जजिया जो गैर मुस्लिम है उससे, जक़ात जो मुस्लिम है उनसे। ठीक है, राजस्व विभाग की स्थापना किसने करी। ठीक है, सबको कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो आप समझ जाइए कि किसने करा था भाई राजस्व विभाग का। तो राजस्व विभाग का स्थापना इसने करा था, और वहाँ पे दीवान ए मुस्त खराज नामक एक नया राजस्व विभाग की स्थापना किया। इसने एक नए बिचौलिए वर्ग खुद की शुरुआत की, खुद। ठीक है, जो जिला स्तर पर काम का प्रबंधन करता था। अमीर खुसरो ने उन्हें पहली बार ज़मींदार कहा। ठीक है, मतलब क्या किया, मतलब वो किया, अपॉइंटमेंट किया जिला स्तर पे। तो जितना भी टैक्सेशन कलेक्ट करना है या फिर राजस्व इकट्ठा करना है, तो उसके लिए तो उसको खुद कहा। 2-3 और हैं, जैसे मुकद्दम है और चौधरी है, वो नीचे देखते हैं।
तो भूमि और संपत्ति सुधार उसी का कंटिन्यूशन है। तो उसने क्या किया, पहले तो यहाँ देख लेते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति की जब्ती। तो जो भी मिल्कियत में गिफ्ट किए गए थे, आपने देखा होगा, हमने ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, उसके पहले ये जो इल्तुतमिश, ये लोग थे, ये लोग क्या करते थे, बहुत सारा दान वान करते थे ज़मीन को, है ना, इनाम के तौर पे देते थे या फिर पेंशन के तौर पे, इक्ता वाला जो सिस्टम था। तो इसने क्या किया, सारा ज़मीन जो है वापस लिया। जैसे भी जो इसका अधिकारी था, मान लो एक बंदा है, ठीक है, जिसको सैन्य सेवा के लिए ये ज़मीन दी गई है, जैसे ही इसकी डेथ होती थी, उसका ये ज़मीन जो था सरकारी ख़जाने में मिला दिया जाता था, ठीक है। तो ये हुआ, अलाउद्दीन ने मिल्कियत, जिसको राज्य द्वारा दी गई संपत्ति, इनाम, पेंशन, उसको वापस ले लिया, जब्त कर लिया। वक्फ मतलब धार्मिक सेवा के लिए प्राप्त भूमि को भी जब्त कर लिया। इन सभी भूमियों को खालसा मतलब राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। देख रहे हैं, इन सब एक्शन के कारण ही इसका जो रेवेन्यू था बढ़ा। इसने क्या किया, ज़मीन जो इलीगल तौर पे दे दिए गए थे या फिर इनाम के तौर पे दे दिए गए थे, सबको जब्ती कर लिया। हिंदू अधिकारियों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन। तो इसने क्या किया, खुद मुकद्दम और चौधरी जैसे हिंदू अधिकारी भूमि पर एकत्र करते थे। पुरानी व्यवस्था में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। अलाउद्दीन ने उन्हें इन विशेष अधिकार से वंचित किया और उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह देना पड़ा, ठीक है। हुआ क्या था, पहले हिंदू अधिकार मतलब जो वो थे, ज़मींदार थे, वो लोग खुद मुकद्दम चौधरी ऐसे बने हुए थे, ठीक है। अब वो लोग खुद टैक्स देते नहीं थे, ऑलरेडी मतलब ज़मीन है। तो उसने क्या किया, ये सब चीज़ें ख़त्म किया और बोला भाई तुम नॉर्मल आदमी हो, तुम्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। सुधारों के प्रभाव क्या क्या हुए, कर संग्रह के कारण सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, कर संग्रह के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। आपने देखा ऊपर में खुद नाम का जो पद था वो बनाया। पारंपरिक बिचौलियों की शक्ति कम हुई क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। सुल्तान के हाथों में शक्ति केंद्रित थी, है ना, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। राज्य के राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई, और क्यों हुई आपने पढ़ा सारा चीज़, है ना, कि उन्होंने क्या बोला, सैलरी भी कम देते थे सैनिक को, टैक्सेशन 50% लेते थे, ठीक है, और बहुत सारी ज़मीन जब्त कर ली। तो क्यों हुआ, ये सब लिख सकते हैं आप। सुधारों के उद्देश्य वही था कि संभावित जो प्रतिद्वंदी थे, जो मंगोल थे या फिर जो विद्रोह हो रहे थे, उन सब का दमन करना, राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना। क्योंकि कोई भी राज्य गिरता कब है, जब उसका आर्थिक पतन होता है ना, तब। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, इसके 2 विजय अभियान थे। एक तो इसने क्या किया, मान लो आप ऐसे याद करोगे तो मैप बना लीजिएगा, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका, और इसको पॉइंट करके, चलो रफ ऐसे बना दिया मैंने, एक मिनट ढंग से बनाता हूँ। ठीक है, अब इस टाइप का। तो पहले क्या किया, ये इस एरिया में गया, ठीक है, ये गुजरात हो गया। सबसे पहला जो था गुजरात विजय था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है बताता हूँ आपको ईयर याद रखना है, कौन सी ईयर में हुआ, किस साल में, और दूसरा राजा का नाम जिसको इसने हराया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं अगेन रिपीट करूँगा कि हिस्ट्री में बहुत सारे शासक हैं, लेकिन CGPSC का जो फोकस रहा है कुछ इंपॉर्टेंट शासक पे रहा है। उनमें से अगर एंशियंट में आए तो आप देखोगे अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा गया है। अशोक के बारे में भी पूछा है, कलिंग युद्ध के बारे में 2 हो गए। अगर आप इधर जाते हैं, समुद्रगुप्त हो गया, हर्षगुप्त भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका मिडीवियल में आएंगे तो जैसे मैंने बताया, अलाउद्दीन खिलजी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए इसके ये जो विजय अभियान है उससे क्वेश्चन बनता है। फिर नीचे आएंगे तो आपका एक तो अकबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, एक शेर शाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, और लास्ट में मराठा में शिवाजी का तो नहीं पूछता, बट जिस टाइप से थोड़ा सा चेंजेस हुए सिलेबस, शिवाजी का भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बट अलाउद्दीन खिलजी का बहुत इंपॉर्टेंट है विजय अभियान, है ना, मैं विजय अभियान की बात कर रहा हूँ। अशोक का आपने देख लिया, कलिंग वाला। समुद्रगुप्त का आपने रट्टा मारा है, ठीक है, जो नॉर्थ के 9 और साउथ के 12 राजाओं को हराया था समुद्रगुप्त ने। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी नॉर्थ में भी अपना बढ़ाया वर्चस्व, और साउथ में भी। इसके बाद अकबर भी आएगा, वो भी अपना वर्चस्व बढ़ाएगा युद्ध के थ्रू। चलिए, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि गुजरात विजय का ईयर कौन सा था, 97 से 99 के बीच था, और वहाँ पे राजा था, उसका नाम था राय करण या फिर कर्ण द्वितीय, इस टाइप का।
तो रायकरण द्वितीय को हराया और गुजरात की उपजाऊ भूमि व्यापार से समृद्धि के लिए लक्षित किया गया था। रायकरण अपनी बेटी देवल के साथ भाग गया, उसकी पत्नी कमला देवी को पकड़ लिया गया और अलाउद्दीन ने उसे विवाह कर लिया। ठीक है, इसी जो अभियान था उसके भी इसी अभियान में, गुजरात अभियान के दौरान ही उसको मिला था मलिक काफूर, जिसको क्या बोला जाता है, 1000 दिनारी बोला जाता है इसको, कि 1000 दिनार दे के खरीदा गया था। ठीक है, तो मलिक काफूर का वास्ता मिला यहाँ पे गुजरात विजय से। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है कि मलिक काफूर कहाँ से मिला किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, तो वो था गुजरात अभियान। अब गुजरात जीत लिए है ना, यहाँ पे गुजरात हो गया। अब जाएंगे हम लोग राजस्थान में। तो राजस्थान में गए रणथंभौर। तो रणथंभौर कहाँ कब गए, 1301 में, और वहाँ के राजा का नाम था हमीर देव। ठीक है, एक टेबल बना के याद रखिए, जो बार बार मैं बोलता हूँ नोट्स बनाना है करके, इन्हीं सब चीज़ों को नोट्स बनाना है, क्योंकि 2-3 बार नहीं देखोगे तो याद नहीं होता कौन किसका शासक था, कौन सी ईयर में था। ठीक है, इसके 2 फेमस सेनापति थे, वो सबको देख लीजिएगा। तो ये हमीर देव को हरा नहीं पा रहा था, फिर उसने क्या किया, थोड़ा धोखा करके उसको भी हरा दिया। तीसरा था चित्तौड़ विजय, तो 1303 में, जो बहुत फेमस पद्मावत बना है ना, उसी के ऊपर। तो यहाँ पे भी उसको पता चला कि बहुत संपन्न राज्य है। ठीक है, पिक्चर में कुछ भी दिखाता है, बट किताबों में यही बोला जाता है कि विजय अभियान के दौरान ही गया था। ठीक है, और वहाँ पे राजा था, उसका नाम था रवल रतन सिंह। ठीक है, वो पद्मनी के हस्बैंड थे। तो अब युद्ध में हार गए अपने रतन सिंह जी, तो फिर इन्होंने सती कर ली थी, है ना, अपना ये पद्मिनी ने। तो इसकी जो कहानी है पद्मावत में है, और पद्मावत लिखा किसने है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये एक एवरग्रीन फैक्ट है, आप याद रखेंगे, जो नए एस्पेरेंट हैं वो लोग, पुराने एस्पेरेंट के तो दिमाग में बसा होगा। क्विकली आते हैं, उत्तरी विजय को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हुआ, उसके बाद हम लोग गए मालवा विजय किए 1305 में, और मालवा का शासक कौन था, महालक देव को हराया। ठीक है, तो मैंने बस क्या बोला आपको, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, कहाँ पे किया और कौन शासक था। उसके बाद शिवाना विजय, शिवाना कहाँ पे है आपका, इन्होंने मारवाड़, ये भी राजस्थान में ही है, मारवाड़ पर आक्रमण किया और शिवाना को घेर लिया। इसमें कोई राजा था क्या, शीतल देव थे, शिवाना शीतल देव से याद रखिएगा। और लास्ट है जालौर का विजय 1311 में। तो चौहान वंश के शासक, जिनको कृष्णदेव द्वितीय बोले या फिर कन्हड़ देव बोले, ये थे, उनको हराया। कुछ ग्रंथों के अनुसार अलाउद्दीन ने अभियान का नेतृत्व अपनी दासी गुल ए बहिश्त को दिया था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस अभियान का विवरण पद्मनाभ द्वारा रचित, ये याद रख लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं बट एक क्वेश्चन बन सकता है, कि पद्मनाभ द्वारा रचित किताब कन्नड़ देव प्रबंध में है इस विजय का अभियान। तो जस्ट मैं रिवाइज करूँगा। सबसे पहले क्या हुआ, 97 से 99 गुजरात। ठीक है, 1301 में गुजरात में कौन था, रायकरण राजा था। ठीक है, 1301 में कौन था, 1301 में इसने हराया रणथंभौर को, और उस टाइम राजा था हमीर देव। मैं जानबूझ के स्लाइड को नहीं कर रहा हूँ ताकि आप भी रिवाइज करने की कोशिश करें। तीसरा 1303 में, कहाँ पे, चित्तौड़ में, उस टाइम राजा कौन था, रवल रतन सिंह। ठीक है, पद्मावत वाला। उसके बाद मालवा विजय हुआ 1305 में। उसके बाद सिवाना विजय हुआ 1308 में। शिवाना में राजा था शीतल देव, मालवा में था महालक, मैच कर रहा है नाम, है ना, मालवा महालक, शिवाना शीतल। जालौर में था कन्हड़ देव। ठीक है, 1311 में। तो ये आप लिखेंगे उत्तर भारत में। अब आते हैं सदन में। तो साउथ इंडिया में जो किया वो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया, और उसी को क्रेडिट दिया जाता है। तो क्या था, पहला देवगिरी में अभियान चलाया। तो देवगिरी में जब किया तो 1307-8, ठीक है, ईयर याद रखिएगा। वारंगल में 1310-11, और उसके बाद 1311 में ही होयसल। तो यादव वंश के रामचंद्र देव के विरुद्ध किया। तो देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को हराया, आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। अलाउद्दीन ने उनके साथ सम्मान से व्यवहार किया और उन्हें राय रायन की उपाधि दी। देखिए, ये एक फैक्ट आता है। तो किसको राय रायन की उपाधि दी, रामचंद्र देव को। और ठीक है, इसके बाद फिर बाद में एक बार और युद्ध करता है, क्योंकि इसका जो पुत्र आता है ना, शंकर देव, वो इनकी जो अधीनस्था है, मतलब जो टैक्सेशन देना है वो सब नहीं देता। बर्नी के अनुसार रामचंद्र अलाउद्दीन के व्यवहार से इतने संतुष्ट थे कि वो मित्र बन गए। बहुत बढ़िया बात। अब आते हैं वारंगल। वारंगल काकतीय विजय। तो उस टाइम कौन था,
वारंगल का, ये देखिए बड़ा अजीब सा इफेक्ट है ये, बट आपको याद रहेगा। प्रताप रुद्र देव थे, ठीक है। तो मलिक कफूर देवगिरी पर पहुँचे और फिर वारंगल की ओर बढ़े। प्रताप देव ने पहले ही सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण, और क्या किया, अपनी एक प्रतीक रूप में एक मूर्ति को सोने की जंजीर बांध के भेजा कि भाई हाँ, हम तो आपके आत्मसमर्पण करते हैं। कहा जाता है इस अवसर पर प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दिया था, ठीक है। इसी कारण ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कोहिनूर का जिक्र होता है। होयसल का किया, तो होयसल कहाँ पे है, द्वार समुद्र, मतलब ये साउथ में आपके ये क्या था कि कर्नाटक साइड। तो इस उस टाइम राजा था बलाल देव द्वितीय, ठीक है। तो मलिक कफूर ने बलाल देव द्वितीय को भी हराया और उन्हें दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन ने उनसे फ्रेंडशिप कर ली और क्या किया, भाई तुम हमें 10 लाख रुपए टका उपहार दो, एक शाही छत्र प्रदान किया। बल्लाल ने बाद में काफूर को मदुरई पहुंचने में मदद की। देख रहे हो आप, एक को एक हराते जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। अलाउद्दीन ने मित्रता की और उन्हें, मतलब यहाँ पे मित्रता कर ली तो फिर फ़ायदा हो गया। मतलब बलाल द्वितीय को 10 लाख टका अलाउद्दीन ने दिया है, उससे लिया नहीं है कुछ भी। अब फाइनल है पांड्या अभियान। तो इसके टाइम कौन था, वीर पांड्या, है ना। कहाँ पे है वीर पांड्या, वीर पांड्या उस टाइम उसका राजा था। ये रहा वीर पांड्या और सुंदर पांड्या के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। सुंदर पांड्या ने अलाउद्दीन से मदद मांगी। ये हमेशा होता है ना, जो दो राजाओं के बीच युद्ध चल रहा था, फिर वो क्या करता है, हारने लगता है ना, तो फॉरेनर को अपना सपोर्ट ले लेता है। तो फिर वहाँ हस्तक्षेप किया। मलिक कफूर ने मदुरई पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्या को पकड़ नहीं सके। धन के संदर्भ में यह कपूर का सबसे सफल अभियान था, जिससे अपार धन प्राप्त हुआ। दूसरा देवगिरी अभियान 12-13 में, ठीक है। तो अगर मैं रिवाइज करूँ तो क्या होगा, पहला अगर बिना देखे आप याद कर पाओ तो 7-8 में सबसे पहले आपके देवगिरी में किया, तो वहाँ का राजा था रामचंद्र देव, और बाद में रामचंद्र देव का देखिए पुत्र यहाँ पे शंकर देव ने भी किया, तो 12-13। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 9-11 में 9-11 में कहाँ युद्ध किया उसने, आक्रमण किया वारंगल में। उस टाइम था राजा प्रताप देव, है ना, प्रताप रुद्रदेव। तो उसने तो सरेंडर कर दिया अपनी, मतलब एक मूर्ति प्रतीक के रूप में सोने की जंजीर से बांध के भेज दी, ठीक है, और कोहिनूर का हीरा भी दिया। तीसरा है 1311 में होयसल, तो वहाँ पे कौन था, बलाल द्वितीय, है ना। तो वो फ्रेंडशिप हो गया और उसने हेल्प किया कि भाई आपको जो मदुरई है पांड्यों, तो वहाँ पे पांड्य लोग थे, उनको हराने में भी मदद किया, ठीक है। तो राजाओं के नाम याद रखिएगा और ये ईयर याद रखिएगा, इतने से ही क्वेश्चन बन जाता है। लगभग हम लोग आखिरी मोड़ पे आ गए हैं। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमण हुए, तो क्या क्या हुए बता देता हूँ मैं आपको। मंगोल असंतुष्ट थे क्योंकि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या के बाद सिंहासन प्राप्त किया। उनके काल में 6 प्रमुख हमले हुए। देखिए ये जो मंगोल थे ना, वो जलालुद्दीन से थोड़े खुश थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने हराया, क्षमादान किया और दिल्ली के आसपास बसा दिया था। लेकिन ये लोग खुश नहीं थे कि जलालुद्दीन को मर्डर करके अलग ही पॉलिसी चला रहा है, ठीक है। तो रक्षा नीति, तो अलाउद्दीन ने मंगोलों से निपटने के लिए बलबन की लौह और रक्त की नीति अपनाई। उन्होंने दिल्ली की रक्षा के लिए एक नई दीवार बनाई और मंगोल आक्रमण मार्गों पर पुराने किलों की तरह मरम्मत की। सैन्य तैनाती, उन्होंने समाना और दीपलपुर, ये बॉर्डर की कुछ स्टेट हैं, के क्षेत्रों में मजबूत सैनिक तैनात किए। उन्होंने विश्वसनीय कमांडरों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, उनमें जिनमें गाजी मलिक, है ना, जो बाद में ये तुम्हारा ये बना गयासुद्दीन तुगलक बना, को उत्तर पश्चिम भारत में नियुक्त किया। अस्थायी राजस्थानी, तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन ने तरगी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए कुछ समय के लिए दिल्ली के पास दिल्ली के पास ही है ये जगह भी, सीरी में एक नई राजधानी बनाई थी, ठीक है। कला में योगदान, तो क्या क्या बनाया है वो आप कुछ याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये है कि इनके दरबार में ना ये था अपना अमीर खुसरो था, ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने संगीत में रुचि दिखाई। तुर्मती खातून उनके दरबार में भारतीय और ईरानी महिला संगीतकारों की प्रमुख थी। ये कुछ है, बट एक्चुअली कुछ ये बिल्डिंग बनाए ना, उसके बारे में याद करते हैं। अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन नाम है तो उसने अलाई दरवाज़ा बनाया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बनाया गया। इसका गुंबद प्रारंभिक तुर्क कला के सबसे उत्कृष्ट नमूनों में से है, जिनमें हिंदू शैली की सजावट है। उस युग की इस्लामी वास्तुकला का सबसे सुंदर नमूना माना जाता है। दूसरा था श्रीनगर, आपने देखा होगा मंगोलों से बचने के लिए इसने कैपिटल चेंज किया था, तो दूसरी दिल्ली के रूप में बसाया गया, मुख्य रूप से मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है।
तीसरा था जमियत खाना मस्जिद, ये भी दिल्ली में है ना, सारी चीज़ें दिल्ली में हैं। तो निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में बनाई गई जिसे हज़ार सितून का महल या फिर हज़ार स्तंभ, ये याद रखिएगा, जमियत खाना मस्जिद है, इसको हज़ार सितून या फिर हज़ार खंभों का महल कहा जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के विस्तार की शुरुआत भी की और अलाई मीनार का निर्माण करवाया, हालांकि अधूरा रह गया। उन्होंने कुतुबी मस्जिद का विस्तार किया। शमसी तालाब का शेर उतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, वो 3 को याद रखिएगा। अलाई दरवाजे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ठीक है। अंतिम दिनों में मृत्यु हो गई, तो अलग अलग जो वो हैं विद्वान ने अलग अलग बोला है कि यकृत का रोग था, जलोदर हो गया था, दर्द के मारे मर गया। अब उसके बाद हुआ क्या, मलिक कफूर तो है ना, तो इसने क्या किया, मलिक कफूर उस टाइम आपके जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो बुलाया गया उनको, है ना, देवगिरी से, और उत्तराधिकार का वो समस्या शुरू हो गया। तो उसी टाइम मलिक कफूर ने क्या किया था, इनके 2 मिनट में बताता हूँ। देखिए, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने अपने बड़े बेटे खिज्र खान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन खिज्र अपव्ययी साबित हुआ, मतलब बहुत खर्चीला हुआ। उसकी पत्नी मलिक जहां अपने भाई अलप खान के साथ मलिक काफूर के खिलाफ षड्यंत्र में लगी रही, क्योंकि बाद में इन्होंने ना क्या किया, मलिक कफूर को भी मरवा दिया था। तो 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने सिहाबुद्दीन उमर सुल्तान के शिशु पुत्र को सिंहासन पर बैठाया। देखिए इसने क्या किया, मलिक कफूर ने बोला यार ये ठीक है, उसको बैठाते हैं, लेकिन 5 सप्ताह के बाद काफूर की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन के एक अन्य पुत्र मुबारक खिलजी फिर 4 साल के लिए राज किया, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, मलिक कफूर मारा गया, बट अल्टीमेटली आता है मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी के बारे में एक ही फैक्ट है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुछ कहीं पे आएगा, तो ये एक टाइमलाइन है, आप देख लेंगे इसका। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं क्विकली। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ठीक है, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। आपने देखा होगा उसने क्या किया, ये फैक्ट कहाँ पे आता है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने क्या किया, बोला कि भाई मैं अपनी नीति से काम चलाऊंगा। ठीक है, मैं कोई खलीफा के मान्यता का क्या बोलूँ इंतज़ार नहीं करूँगा कि वो मान्यता देंगे तभी मैं सुल्तान बनूँगा, मैं नीतिगत तरीके से चलूँगा। तो वहीं पे ही आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर ईसानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। यह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था, साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी कोशिश की, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने विचार त्याग दिया। ठीक है, एक फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि इसने एक नया धर्म चलाना चाहा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की? सिकंदर सानी हो या फिर सिकंदर द्वितीय हो, किसने कोशिश करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए अभी क्या है, आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करना आसान होगा क्योंकि मैंने अलाउद्दीन खिलजी बनाया, क्वेश्चन कर रहे हैं, बट जब हम लोग वीकेंड में क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं मिक्स करके दूंगा। ठीक है, तब आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो क्या नाम था, आपने पद्मावत देखा होगा तो याद होगा, उनका नाम था राणा रतन सिंह या फिर रावल रतन सिंह, एक ही है, रतन सिंह याद रखिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हज़ार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था, बताइए। क्या बलवंत था? नहीं, वो था मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनार दे के खरीदा था। और किस टाइम खरीदा था, मैं आपके रिवीजन के लिए बता दूं, गुजरात अभियान, है ना। गुजरात अभियान कब से कब चला था? 1297 से 99 AD के बीच। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मलिक कफूर। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। बिल्कुल, अलाउद्दीन का जो सोल पर्पस था अपने सभी अभियान का, वो था धन प्राप्ति। ठीक है, यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। क्या ये सच है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए होंगे आप। इसने क्या किया, किसी भी राज्य को ना अपने कब्जे में नहीं लिया, उनको हराया और उनको फोर्स किया कि भैया आप सालाना टैक्स दोगे, है ना। तो इसीलिए कब्जे में करने नहीं चाहता था। तो ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग। ए और सॉरी, ए करेक्ट है और आर गलत है, सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आप रिपीट करना चाहें तो मैं आपके साथ कर देता हूँ। तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र, वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव,
आपके होयसल का शासक था बलाल द्वितीय, और मदुरई का शासक था वीर पांड्या, ठीक है, मतलब ये पांड्य क्षेत्र का। तो किसका पूछ रहा है? देवगिरी का। देवगिरी का था तो रामचंद्र द्वितीय है ना, रामचंद्र देव। ये किसके थे? प्रताप रुद्र देव आपके वारंगल के थे, तेलंगाना भी बोल दीजिए। मलिक कफूर ये दोनों थे, ये तो आपके चित्तौड़ वाले हैं। तो ऐसे आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा और आपको याद भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैच करना है, यहाँ पे दिया है स्टेट और यहाँ पे दिया है राजा जब आपके अलाउद्दीन ने हमला किया था। तो रणथंबोर में कौन था? जैसे मैंने बताया, रणथंबोर में था उस टाइम हमीर देव, ठीक है। चित्तौड़ में था राणा रत्न, रवल रतन सिंह। देवगिरी में थे रामचंद्र। गुजरात में कौन थे? कर्णदेव। तो सारे मैच हैं 1 2 3 4। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ मिस मैच हो गया था बट आंसर ई करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखिए सारे प्रश्न ना आपके घटना चक्र के हैं, कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बार बार मैं वही बोल रहा था कि उसके विजय अभियान को याद रखिएगा, ठीक है। अगर बनेगा क्वेश्चन तो इनसे बनेगा, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। तो विजय अभियान याद रखिए, है ना। रणथंबोर में कब किया था? आपको याद होगा 1301। गुजरात में किया था इसने 1297 से 99। वारंगल में इसने किया था अराउंड कितना था, 1309 से 11। चित्तौड़ में किया था इसने 1303। तो आप अरेंज करेंगे कैसा होगा? पहला कौन सा आएगा? सेकंड गुजरात, उसके बाद सेकंड आएगा रणथंबोर 1, और चित्तौड़ कब आएगा आपका? ये 4, और वारंगल 3। 2143 है कहीं पे, 2143। ऑप्शन डी इज़ द आंसर, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, मज़ा आएगा आपको। किस सुल्तान के काल में खालसा ही बोलिए खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अगर आप याद कर पाओ तो इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी मिल्कियत के तौर पे, इनाम के तौर पे, पेंशन के तौर पे जो ज़मीन दी गई थी जो सैनिक थे उनको, सबको वापस ले लिया उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद। तो इसी के कारण इसके टाइम में ही खालसा भूमि की सबसे अधिक वृद्धि हुई, है ना, राजस्व की वृद्धि मानिए। तो ऑप्शन बी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल नपाई का आधा राजस्व के रूप में, मतलब 50% या फिर 1/2, 50% लेना किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। डेफिनेटली किया, है ना। इसने क्या किया, बाजार में जो एसेंशियल आइटम थे, जो जरूरी सामान थे, उनका रेट फिक्स कर दिया। तो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। कारण बताता है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है। वो करना ये चाहता था कि वो एक विशाल सेना खड़ी करना चाहता था। अब सबको वेतन देता था, है ना। तो अगर वो वेतन कम देगा और मार्केट में प्राइस को कंट्रोल रखेगा तो कम वेतन देके भी सैनिक आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो यही एक पर्पस था। तो ऑप्शन ये कारण जो है वो गलत है। तो क्या होगा? ए करेक्ट है और आर गलत है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो चीज़ों को थोड़ा लॉजिक लगा के पढ़ेंगे। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को, वही नियंत्रण, है ना। तो 2-3 फैक्ट इसी में हैं जो घूम फिर के आते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की प्रणाली लागू की थी। ऑप्शन फिर आते हैं क्वेश्चन, वही पीडीएस किसने लागू किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी और चरी, है ना, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो बना लेंगे। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम। तो पहला ऑप्शन गलत। तो अगर मैं इसको गलत कर देता हूँ तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये। अब बचे 2 और 3। अब 2 और 3 को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। डेफिनेटली, है ना, इन्होंने आक्रमण किया ही था। तीसरा आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ये गलत है, हम लोग पढ़ेंगे कल तो बताऊंगा कि हुआ क्या था। तुगलक को उतना फेस नहीं करना पड़ा था ये मंगोलों को, है ना, हराया भी उन लोग को। एक्चुअली जो चंगेज़ खान का जो आक्रमण हुआ था, सॉरी उसका क्या था, तैमूर लंका, वो हुआ था 1398 में नसरुद्दीन तुगलक के टाइम, ठीक है, 1398 में।
तो जो कि आपके मोहम्मद तुगलक के टाइम कुछ मतलब बिलोंग नहीं करता, वो 1398 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपके बी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा देने हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। आप जानते हो मंगोलों का आक्रमण बढ़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, सैनिकों की संख्या बढ़ाई और बॉर्डर को घेरा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया है राज्य का नाम और यहाँ पे दिया है राजा का, ठीक है। तो देखिए कौन सा याद है आपको? देवगिरी के सामने शंकर देव है क्या? डेफिनेटली है। देवगिरी में पहले रामचंद्र देव था और उसके जाने के बाद उसके पुत्र शंकर देव ने रूल किया। वारंगल में रामचंद्र देव था क्या? बिल्कुल नहीं, वारंगल में था रुद्र प्रताप देव, प्रताप रुद्र देव। मदुरई, इसको मदुरा, ठीक है मदुराई बोल दीजिए। तो वीर पांड्या डेफिनेटली करेक्ट है। होयसाल में वीर बलाल बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन बी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। 18, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं 18वां। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो एक फैक्ट है, मैंने बताया आखिरी में कि मुबारक शाह ने। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, खलीफा अपने आप को नहीं घोषित किया है अलाउद्दीन ने ना, ये घोषित किया है उसका जो पुत्र था मुबारक खिलजी, उसने अपने आप को किया था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ और है जो आप रिवाइज़ करेंगे, मैंने कुछ मटेरियल रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थोड़ी देर में हम लोग मिलेंगे तुगलक वंश के साथ। थैंक यू।